हेलो वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी था। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को हम अनपलमिंग इफेक्ट भी कहते हैं या आप कह सकते हैं अनपलमिंग एजेंट। अब जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की अगर हम बात करें, जो रिवर्सल से मतलब समझ में आ रहा था, रिवर्सल रिवर्स पोलैरिटी को तो हम नॉर्मली जानते हैं कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन वो कह रहा है कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, वो कह रहा है जब किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, एक्चुअली क्या होता है। ये नॉर्मली कहता है, जैसे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डिस्कनेक्शन अप्रोच की स्टडी कर रहे थे, डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो हम पढ़ रहे थे रेट्रोसिंथेसिस दिखा रहे थे हम किसी भी मॉलिक्यूल के, उसके बाद सिंथेसिस दिखा रहे थे। रेट्रोसिंथेसिस में डिस्कनेक्शन अप्रोच भी कह सकते हैं, रेट्रोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। उसमें हम किसी भी कंपाउंड को डिस्कनेक्ट कर रहे थे, उसके बाद सिंथेसिस मिल रहे थे, सिंथेसिस के बाद हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे थे, सिंथेसिस मिल रहे थे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे थे। सिंथेटिक इक्विवेलेंट को रिएक्टेंट भी कहते थे। ये कह सकते हैं जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते थे उसके बाद वो कंपाउंड बनाते थे, इसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कह रहे थे। अब इसमें जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में जो कहा कहते हैं, ये तो नॉर्मली कंडीशन मैंने बता दी। जब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की हम बात करें, जब किसी भी कंपाउंड को डिस्कनेक्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है, नेगेटिव तथा पॉजिटिव आयन में ब्रेक किया जाता है, उसको उसके रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जब उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, जो हमें सिंथेसिस मिलते हैं ना, इसमें रिवर्सल मिलते हैं, अनकंडीशनल मिलते हैं, अनकंडीशनल मिलते हैं, ये कह सकते हैं इलॉजिकल मिलते हैं कि उनकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। जो हमें सिंथेसिस मिलने चाहिए वो सिंथेसिस नहीं मिलते हैं। अब जब वो सिंथेसिस नहीं मिलते हैं, सिंथेसिस अलग सिंथेसिस मिलते हैं, अपोजिट सिंथेसिस मिलते हैं, और फिर उसके बाद जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं, जो रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट भी अपोजिट ही बनते हैं, रिएक्टेंट भी जो मिलने चाहिए तो वो नहीं मिलते, उससे अपोजिट मिल जाते हैं। तो नॉर्मली रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब कहता है वो कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में जो जैसे कार्बोकैटायन होता है, कार्बन जो एटम पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है नॉर्मली, और नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है, लेकिन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में जो एटम पॉजिटिव की भी तरफ बिहेव करना चाहिए वो निगेटिव की तरफ बिहेव करने लगता है, और जो एटम निगेटिव की तरफ बिहेव करना चाहिए वो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करने लगता है। अब जब किसी चीज पे पॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, पोलैरिटी का डिफरेंट हो रहा है, रिएक्टिविटी भी एक्सचेंज हो जाएगी। अब उसके द्वारा जो कंपोनेंट हमें मिलेगा, तो जो सॉरी रिएक्टेंट जो मिलेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो मिलेगा, वो भी रिवर्स मिलेगा, उसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि जो हमें सिंथेसिस मिलने चाहिए, जो हमें रिएक्टेंट मिलने चाहिए, उस तरीके रिएक्टेंट नहीं मिल पाते हैं, इलॉजिकल रिएक्टेंट मिलते हैं या अपोजिट रिएक्टेंट मिलते हैं, उसे ही हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। या कि जो कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन जो जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वजह से, कि जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वजह से। तो इसी को रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है। यदि कोई एटम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की तरफ बिहेव करने लगता है, नेगेटिव एटम पॉजिटिव की तरफ बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है। द कंडीशन वेयर बिकम सिंथेसिस विद रिवर्सल पोलैरिटी, इसने कहा कि वह कंडीशन जिसमें सिंथेसिस रिवर्सल पोलैरिटी के साथ बनते हैं, कंपेयर टू नॉर्मल सिंथेसिस, नॉर्मल सिंथेसिस की तुलना में सिंथेसिस रिवर्सल पोलैरिटी के साथ बनते हैं, उस कंडीशन को ही रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है। या दूसरा उसने कहा कि रिवर्सल भी कह सकते हैं, अपोजिट पोलैरिटी भी कह सकते हैं। द कंडीशन वेयर बिकम सिंथेसिस विद अपोजिट पोलैरिटी कंपेयर टू नॉर्मल सिंथेसिस, नॉर्मल सिंथेसिस के कंपेयर में जब अपोजिट पोलैरिटी वाले सिंथेसिस बन जाते हैं तो उस कंडीशन को ही रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। ये चीज ने यहाँ पे लिखी, दिस कंडीशन इज नोन एज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या अनपोलरिटी इफेक्ट।
इस कंडीशन को ही हम अनपोलरिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी कह सकते हैं। वहीं उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट जो लिखा याद करके, या तो हम इसे इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द कंडीशन वेयर सिंथेस where become synthesis with reversal of polarity, opposite of polarity, with reversal polarity compared to normal compound compared to normal synthesis. This condition is known as reversal of polarity या unpolling effect. उसने दूसरा पॉइंट लिखा, during the reversal of polarity electrophilic atom behave as a nucleophilic atom. या डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं आप, during the reversal of polarity के दौरान या अपोजिट पोलैरिटी के दौरान जो इलेक्ट्रोफिलिक एटम होता है ना, जो एटम इलेक्ट्रिकल बिहेव करना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करना चाहिए, वो न्यूक्लियोफिलिक एटम की तरह बिहेव करने लगता है। इलेक्ट्रोफिलिक एटम बिहेव एज ए न्यूक्लियोफिलिक एटम। वहीं उसने लिखा यहाँ पे तीसरी चीज लिखी है, अनपोलिंग रिएक्शन, अनपोलिंग इफेक्ट, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो द इलॉजिकल डिस्कनेक्शन। उसने कहा कि इस टाइप की रिएक्शन को हम अनपोलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, या इस टाइप के इफेक्ट को हम अनपोलिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है, ये इलॉजिकल डिस्कनेक्शन दिखाती है। इसमें जो डिस्कनेक्शन जब होता है, जब किसी भी कंपाउंड को डिस्कनेक्ट किया जाता है, उसमें जो सिंथेस बनते हैं ना, इलॉजिकल बनते हैं। जो सिंथेस हमें बनने चाहिए वो सिंथेस नहीं बनते हैं। वो जैसा मैंने बताया ना कि जो पॉजिटिव बनने चाहिए वो निगेटिव बन जाते हैं, जो निगेटिव बनने चाहिए वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो इलॉजिकल मिल रहा है, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसे भी। फिर उसके बाद जब इसका जो कंपाउंड हमें जो रिएक्टेंट मिलते हैं वो भी इलॉजिकल मिल जाते हैं, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं वो भी इलॉजिकल मिल जाते हैं, जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, उसके अपोजिट हमें मिल जाते हैं। मतलब चार्ज अपोजिट होता है उन पे, कंपोनेंट सेम होगा लेकिन चार्ज अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी, अनपोलिंग रिएक्शन, अनपोलिंग इफेक्ट या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो द इलॉजिकल डिस्कनेक्शन। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इलॉजिकल डिस्कनेक्शन को दिखाती है। Unpoling reagent and unpoling synthesis are formed in this reaction. Unpoling reagent and unpoling synthesis are formed in this reaction. उसने कहा कि unpoling reagent और unpoling synthesis इस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। अब देखिए जो सिंथेसिस, इस रिएक्शन में जो सिंथेसिस फॉर्म होते हैं ना, उन्हीं सिंथेसिस को अनपोलिंग सिंथेसिस कहा जाता है। जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होते हैं, जो इस रिएक्शन के द्वारा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं, इलॉजिकल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं हमें, उनको ही हम अनपोलिंग सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलिंग सिंथेसिस कहते हैं। अपडेट पोस्टपोन। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल के द्वारा जब आप समझोगे ना तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो नॉर्मली थ्योरी से नहीं आ रही होगी, थ्योरी आप बाद में पढ़ लीजिए, पहले एग्जांपल को आप समझ लीजिए। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दे दिया, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दे दिया। इसको नॉर्मली अगर इसका यूपीएससी नाम जाना जाए 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 1 2 3 4 5 6 2 5 की दो 2 5 हेक्सानोन, 2 5 हेक्सानोन एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे इसने दो कार्बोनिल ग्रुप लिए, यहाँ पे भी दो कार्बोनिल ग्रुप ले लिए, सॉरी एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप यहाँ से बॉन्डेड किया, यहाँ पे CH2। ये नॉर्मली क्या है, दो एसीटोन ग्रुप है, दो कीटोन ग्रुप इसने लिए है, दो कीटोन के द्वारा दो कीटोन के कॉम्बिनेशन द्वारा ये यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है। ये रहा, यहाँ पे कीटो ग्रुप ये रहा, कीटो ग्रुप ये रहा। अब इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाता है। अब डिस्कनेक्शन हमें कहाँ से कराना चाहिए? इसका डिस्कनेक्शन हमें नॉर्मली यहाँ से कराना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ये डिस्कनेक्शन यहाँ से कराना चाहिए, ये यहाँ से इस वाले कीटो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ये नॉर्मली इसका डिस्कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं होता है। डिस्कनेक्शन जो होता है CH2 तथा CH2 के बीच में से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में डिस्कनेक्शन होता है। अब डिस्कनेक्शन हो रहा है ना, अब इस जिसकी वजह से एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि ये नहीं बनना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था। बनना जो चाहिए था कार्बोनिल ग्रुप तथा कार्बन के बीच में से डिस्कनेक्शन होना चाहिए था। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था। लेकिन डिस्कनेक्शन यहाँ पे इलॉजिकल, जब यहाँ पे डिस्कनेक्शन यहाँ से हो रहा था, उसके बाद जो हमें सिंथेसिस मिलते हैं ना, इलॉजिकल सिंथेसिस मिलते हैं, जिसकी वजह से एक CH2 पे नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उस पर पॉजिटिव ऑटोमेटिक करता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस पे नेगेटिव ऑटोमेटिक करता है।
है निगेटिव पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसीटोन बन जाता है। और जिसपे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, यहाँ से कोई भी हैलोजन एटम अटैक कर लेता है, मतलब निगेटिव एटम, तो यहाँ पे हमें ब्रोमीन देखने को मिल जाता है। अब जो ये एसीटोन होता है ब्रोमीन, CH2 के साथ जो ब्रोमीन होता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, ये अनपुलिंग रिएजेंट होता है। हालांकि एसीटोन बनना चाहिए था, ये भी क्या बनना चाहिए था, ये एसीटोन बनना चाहिए था अगर बनता तो, लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव एटम अटैक कर लेता है, जिसको अनपुलिंग रिएजेंट कहते हैं। ये इलॉजिकल होता है यहाँ पे जो, फिर उसके बाद जब हम ये दोनों रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड बनता है हमारा, ये सिमिलर कंपाउंड बन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा, ये वाला हमारा सिंथेसिस कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जब हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को दिखा रहे हैं, जो हमें सिंथेस मिल रहे हैं ना, इलॉजिकल सिंथेस मिल रहे हैं, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी इलॉजिकल मिल रहा है। ये तो लॉजिकल है, कीटोन तो बन सकता है, लेकिन ये वाला थोड़ा इलॉजिकल होता है, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि 1 ब्रोमो प्रोपेनॉन भी बन सकता है, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉन भी बन सकता है। तो ये इसी को हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं, कि जो पोलैरिटी हमें चाहिए वो पोलैरिटी नहीं मिल पाती है, उसके अपोजिट हमें पोलैरिटी मिल पाती है। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, वही मैंने यहाँ वहां पर रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाई ना हमने, तो यहाँ पे हमने सिंथेसिस दिखा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन चुका है। फिर दूसरा एग्जांपल ये यहाँ पे लेता है, एग्जांपल में उसने लिखा सम मेथड शो द अनपुलिंग इफेक्ट। उसने कहा कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो अनपुलिंग इफेक्ट को शो करते हैं। इपोक्साइड में बिहेव एज ए अनपुलिंग रिएजेंट, यहाँ पे अनपुलिंग लिखिए आप, अनपुलिंग रिएजेंट। इसने कहा कि इपोक्साइड जो होती है, इपोक्साइड भी अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करने लगती है। अनपुलिंग की तरह भी, अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करने लगती है। अब कैसे बिहेव करती है हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी और एनालिसिस दिखानी। जब हमने दो कीटो ग्रुप लिए थे, यहाँ पे CH3CO CH2, यहाँ से CH2 CO CH3, यहाँ पिछले वाली जो एग्जांपल दिखाया था उसमें हमने दो कीटो ग्रुप ले लिए थे, तो एसीटोन ग्रुप का जब कॉम्बिनेशन किया गया था तो एक दूसरे के साथ कंबाइन, मानी ये भी था कि एसीटोन ग्रुप है, ये भी एक कीटोन ग्रुप है। अब लेकिन जो इपोक्साइड हमें दिखानी होती है कि इपोक्साइड भी एक अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ये जो होता है ना, ये इपोक्साइड ये अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव किस तरीके से करता है। तो अब यहाँ पे एक कीटो ग्रुप लिया जाता है, एक अल्कोहलिक ग्रुप ले लिया जाता है, CHOH, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यहाँ पे एक कीटो ग्रुप होता है। अब इसका डिस्कनेक्शन हमें कराना होता है। जैसे मैंने बताया ना, अगर नॉर्मली हम डिस्कनेक्शन कराएंगे ना, तो इस कार्बन तथा कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच में से डिस्कनेक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसमें डिस्कनेक्शन ऐसा नहीं होता, इन कार्बन तथा कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन कराया जाता है, जिसकी वजह से एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, कार्बन पे हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें इलॉजिकल सिंथेसिस देखने को मिलते हैं, रिवर्सल सिंथेसिस देखने को मिलते हैं, अपोजिट सिंथेसिस देखने को मिलते हैं। जो सिंथेसिस हमें चाहिए वो सिंथेसिस नहीं ऑब्टेन हो पाते हैं, जिसको हम अनपुलिंग सिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपुलिंग सिंथेसिस कहा जाता है। अनपुलिंग सिंथेसिस, एनायन अनपुलिंग सिंथेसिस होता है, कैटायन अनपुलिंग सिंथेसिस होता है। अब सिंथेसिस के बाद ये रिएक्टेंट मिलते हैं। रिएक्टेंट कैसे मिलते हैं? नेगेटिव पे पॉजिटिव एटम आएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा। अब जो नेगेटिव जो होता है, यहाँ पर जो नेगेटिव होता है ना, ये यहाँ पर जो नेगेटिव, यहाँ से एक हाइड्रोजन CH2 की, इसका कुछ नहीं होना, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद ये पॉजिटिव पे नेगेटिव पे अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से एसीटोन बन जाता है। अब जैसे कि ऑक्सीजन ये यहाँ से निकलती, हाइड्रोजन को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये CH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हमें इपोक्साइड देखने को मिल जाती है। अब जो इपोक्साइड जो होती है, यहाँ पे CH3 होता है, तो इसको अनपुलिंग रिएजेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। पॉजिटिव पे हमने सोचा था कोई नेगेटिव एटम अटैक करेगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव एटम अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ इसी सिंथेसिस में से हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इपोक्साइड बन गया हमारा। इपोक्साइड एक रिएजेंट्स है, ये आप कह सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। एसीटोन यहाँ पे बना है, एसीटोन बन सकता है, लेकिन एसीटोन का जो सिंथेसिस बना है ये इलॉजिकल है।
इसमें सिंथेसिस जो मैंने इलॉजिकल है, सिंथेसिस नहीं बन सकते। अब ये दोनों रिएजेंट होते हैं, जब इनका सिंथेसिस किया जाता है वो सेम चीज होती है। यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, CH पे नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन उठा के उस पे चले जाएगा, CH2 हमें कंपाउंड उठा के ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। जब इसका हम सिंथेसिस दिखाएंगे, सिंथेसिस भी दिखा देते हैं, सिंथेसाइज इसका टारगेट मॉलिक्यूल को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है वो सेम चीज मैंने दिखा दी। यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस पे ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह, जिसकी वजह से हमारा सेम यही टारगेट मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल जाएगा। तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, तो हमें इस चीज समझ में आ गई कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होती है, कि इलॉजिकल डिस्कनेक्शन को दिखाती है, इलॉजिकल डिस्कनेक्शन अप्रोच को दिखाती है, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को दिखाती है, जिसमें इलॉजिकल सिंथेसिस हमें फॉर्म होते हैं, इलॉजिकल रिएजेंट फॉर्म होते हैं, इलॉजिकल रिएक्टेंट फॉर्म होते हैं। इलॉजिकल मतलब जो सिंथेसिस हमें चाहिए वो सिंथेसिस हमें नहीं मिल पाते हैं, उससे अपोजिट सिंथेसिस हमें मिलते हैं, जिनकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे उसने लिखा, अब यहाँ पे इपोक्साइड का दे दिया, एक नॉर्मली एग्जांपल दिया हमने कीटो का, फिर उसके बाद हमने इपोक्साइड का एग्जांपल दे दिया, इपोक्साइड बिहेव अनपोलन रिएजेंट। उसके बाद हम देते हैं तीसरा एग्जांपल, एल्काइंस बिहेव एज अनपोलन रिएजेंट्स। उसने कहा कि जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस भी अनपोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। एल्काइंस, अब एल्काइंस क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, इसमें एल्काइंस रिएजेंट फॉर्म होगा, एल्काइंस रिएजेंट अनपोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, एल्काइंस अनपोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे उसने एक एसीटोएथेन यहाँ पे एग्जांपल लिया, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन उसने दिखाई। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया उसने, एसीटोएथेन एग्जांपल लिया। अब जो एसीटोएथेन एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया, अब यहाँ से डिस्कनेक्शन अप्रोच अगर तुम कराओगे तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जब तो हमें अच्छे से मतलब सही सिंथेसिस मिल जाएंगे, लॉजिकल सिंथेसिस मिलेंगे, सेम डायरेक्शन वाले सिंथेसिस मिलेंगे, और सेम और अच्छी ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेंगे। लेकिन जैसे हम डिस्कनेक्शन अप्रोच कराते हैं तो हमें इलॉजिकल सिंथेसिस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर रिवर्सल सिंथेसिस देखने को हमें मिलते हैं, इनकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि इस कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रिएक्शन ये आगे की ओर जाती है ना, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन का डिस्कनेक्शन जैसे हम दिखाते हैं, तो कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज आया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस पे पॉजिटिव एटम अटैक करना चाहिए, इस पे नेगेटिव एटम में अटैक करना चाहिए। अब पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है इस कार्बन पे, तो एक बार को ये वाला तो थोड़ा लॉजिकल हो भी सकता है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव कैटायन मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जब हम कंपाउंड का डिस्कनेक्शन दिखा रहा है तो कार्बोनिल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और इस एल्केन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा। तो ये अनपोलन सिंथेसिस है, ये क्या है, अनपोलन सिंथेसिस है, रिवर्सल सिंथेसिस है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव एटम अटैक करता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एथिल ब्रोमाइड यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसकी, नेगेटिव पे जैसे पॉजिटिव एटम अटैक करता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो आ जाता है, लेकिन यहाँ से इस ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, -H2, जिसकी वजह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें एल्काइंस मिलती है। अब एल्काइंस हमें मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हमें अनकंडीशनल मिल रहे हैं, जो सिंथेसिस मिले वो भी अनकंडीशनल मिले, रिएजेंट मिल रहे हैं वो भी अनकंडीशनल मिल रहे हैं, कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके का कंपाउंड हमें मिल सकता है। अगर मान लीजिए इस पे नेगेटिव है तो हाइड्रोजन एटम को अटैक करके एल्डिहाइड बना दीजिए ना इसको, लेकिन एल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्काइंस बनेगा। अनएक्सपेक्टेड है कि जो इलॉजिकल है या रिवर्सल है कि अपोजिट है, जो बनना चाहिए था वो नहीं बनना, उसके अपोजिट बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो एथिल ब्रोमाइड, यहाँ पे हमें दो रिएजेंट मिल जाते हैं, आप इनको अनपोलन रिएजेंट भी कह सकते हैं, सिंथेटिक अनपोलन सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, अपोजिट अनपोलन सिंथेटिक
अनपलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, या आप रिवर्सल ऑफ सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। वही सेम चीज है। अब जब इनका कॉम्बिनेशन कराया जाता है, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन कराने के बाद हमें ये कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी अब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराई जाती है। जब एल्काइंस जो होता है, एल्काइंस पहले किसके साथ, एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होता है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकलने के बाद ये लिथियम एल्किल लिथियम हाइड्राइड बन जाता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराता है, यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव की फॉर्म में निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ इसका इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। CH2 नेगेटिव चार्ज से अटैक कर ले, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना लेता है नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिल जाता है। CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब ये वाला हमें कंपाउंड देखने को मिलता है, सिंथेसिस हम दिखा रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन डाइएसिटेट मरकरी की उपस्थिति में कराई जाती है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है डाइएसिटेट मरकरी की उपस्थिति में। CH3COO का होल ट्वाइस Hg, CH3COO का होल ट्वाइस Hg डाइएसिटेट मरकरी होता है, हाइड्रोलाइसिस जैसे हम कराया जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं। और इस वाले CH पे भी दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं, CH3 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मान लीजिए दो वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोलाइसिस किया है, दो वाटर के मॉलिक्यूल ने जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हुए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हुए, दोनों H पॉजिटिव वाले इस वाले CH के पास चले जाते हैं, जिससे CH3 बन जाता है। इस कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं। तो यह हमें कंपाउंड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, CH3 CH डाइहाइड्रोक्सी CH2 CH3। अब हम जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, मतलब इतने फेवरेबल नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ पे कीटो कंपाउंड में देखने को मिल जाता है। हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड था क्या था, कीटो कंपाउंड था। तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस में यहाँ देखने को मिल जाता है। सिंथेसिस के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल तो मिल रहा है, लेकिन जब डिस्कनेक्शन हम दिखा रहे हैं ना, तो हमें इलॉजिकल कंपाउंड मिल रहा है, इलॉजिकल सिंथेसिस मिल रहे हैं, इलॉजिकल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। यही रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहलाती है। अदर एग्जांपल फॉर अनपलंग इफेक्ट, अदर एग्जांपल फॉर अनपलंग इफेक्ट या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का अदर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसने एसीटोन लिया, उसने कहा कि एसीटोन का नॉर्मली क्या करना चाहिए, एसीटोन का इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमें लाना है, तो ये वाला बॉन्ड नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, इसका डिस्कनेक्शन जब कराते हैं ना, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन पे, और ये जो है ना, ये पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है। ये क्या है, अनपलंग सिंथेसिस है, जो इलॉजिकल सिंथेसिस है, ये कह सकते हैं रिवर्सल सिंथेसिस है। जो सिंथेसिस मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले, उससे रिवर्स मिला। यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, RCH3CHO। अब जो हाइड्रोजन का जो, अब मान लीजिए इस पे भी हम अगर नॉर्मली हम दिखाए, नॉर्मली अगर इसमें कॉन्जुगेशन अगर नॉर्मली हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड की शिफ्टिंग जो नॉर्मली दिखाते हैं, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब लेकिन जब इसका डिस्कनेक्शन हम दिखाते हैं, इस पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इस हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिस्कनेक्शन जैसे हम दिखाते हैं ना, तो इस कार्बोनिल पर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है। ये भी क्या है, अनपलंग सिंथेसिस है, इलॉजिकल सिंथेसिस है, रिवर्सल सिंथेसिस है। फिर उसने तीसरा एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया, CH3Mg बार मेथिल CH3Mg बार मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब उसने कहा कि जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कनेक्शन कराते हैं, तो हमें जो एल्किल ग्रुप होता है नेगेटिव की फॉर्म में देखने को मिलता है, और यहाँ पे मेटल पॉजिटिव की फॉर्म में देखने को मिलता है। उसने इस चीज को भी इलॉजिकल सिंथेसिस कहा, इलॉजिकल डिस्कनेक्शन कहा। इसको भी क्या कहा कि अनपलंग सिंथेसिस है, कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा, उसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसने अनपलंग सिंथेसिस को भी नाम दिया। तो एमिन सिंथेसिस को तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने जो क्या पढ़ा, हमने अब पढ़ा था हमने
रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में हमने एक तो एल्काइंस का एग्जांपल लिया। एल्काइंस बिहेव एज अनपुलिंग रिएजेंट। तो उससे पहले हमने कहा था कि जो इपोक्साइड होता है, इपोक्साइड भी अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ये लिया। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल कर लीजिए जिसमें दो कीटो ग्रुप हमें लेने हैं। दो कीटो ग्रुप में कार्बोनिल तथा कार्बन के बीच से डिस्कनेक्शन नहीं दिखाना है, कार्बन कार्बन के बीच से डिस्कनेक्शन दिखाना है। वहीं अगर बात करें हम जब इपोक्साइड अनपुलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है तो अब हमें एक कार्बोनिल ग्रुप ले लेना है, एक एल्कोहलिक ग्रुप ले लेना है। अब जो डिस्कनेक्शन दिखाना है कार्बोनिल तथा कार्बन के बीच से डिस्कनेक्शन ना दिखा के कार्बन कार्बन के बीच से डिस्कनेक्शन दिखा देना है। वो सेम चीज होगी, यहाँ पे इपोक्साइड हमारा बन जाएगा, यहाँ पे सिंथेसिस दिखा देंगे। जो एल्काइंस होगा, एल्काइंस बिहेव अनपुलिंग रिएजेंट, अनपुलिंग रिएजेंट की तरह जब एल्काइंस बिहेव करता है तो कार्बोनिल तथा कार्बोनिल के बीच से डिस्कनेक्शन दिखाना होता है, लेकिन कार्बोनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना होता है जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में होता है। बस यहाँ पे एग्जांपल ये हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा एमीन सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस ऑफ एमीन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्या है, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।